सोच रहा हूँ अलॉटमेंट प्रारंभ होने से पहले ही आपको बता दूँ, थैंक्स बाद में बोलिएगा। वैसे होना वही चाहिए जो नियमानुसार सही है, क्योंकि अगर अलॉटमेंट हो गया और सीट मैट्रिक्स जैसा कि लास्ट ईयर था उसके अकॉर्डिंग या अभी कुछ सीट मैट्रिक्स में गड़बड़ आया जो बाद में पता चलता है तो दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान भी हो रहा है। तो जिनको नुकसान हो रहा है वो डेफिनेटली केस करके अलॉटमेंट को कैंसिल करा सकते हैं। तो क्योंकि मेरा वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि CGDME में भी कुछ लोग हैं जो देखते होंगे डेफिनेटली, तो अगर उन्हें लगता है कि मैंने नियमानुसार सही बात कही है तो वो सुधार कर सकते हैं बिफोर कि सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फ़ीस कितनी है, कब देना है, कैसे देना है। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो बच्चे इस चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हैं, एक तो सीट मैट्रिक्स का नया विवाद क्या आने वाला है इस पे, और इस बात का टेंशन ले रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, उन्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। मतलब अगर आपने CG के नीट काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट किया है या करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जो सीट मैट्रिक्स को लेकर है, इससे पहले जो मैंने सीट मैट्रिक्स आपको दिया था तो उसमें सिर्फ यहाँ तक के सीट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। मैं सैंपल के तौर पे पंडित JNM मेडिकल कॉलेज और सिम्स बिलासपुर को ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सीटों की संख्या समान है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सिंपली मैंने पहले से बना के रखा हुआ है समय बचाने के लिए। तो 180 सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की 27, सेंट्रल नॉमिनी की 5 सीटें हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ऑल इंडिया कोटा दिया हुआ है तो ये सेंट्रल नॉमिनी क्या होता है। तो ये जो सेंट्रल नॉमिनी की जो सीटें होती हैं इसके लिए लिस्ट केंद्र सरकार भेजता है, ठीक है। और सभी छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजेस में, ठीक है, ये सेंट्रल नॉमिनी की सीटें हैं, 3% होती हैं, 3% होती हैं। मतलब स्टेट को केवल 82% सीटें मिलती हैं, 15% आपका ऑल इंडिया में चला जाता है। तो इस तरीके से स्टेट कोटा दोनों कॉलेजेस में 148 सीटें बचती हैं। आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा सीटों का। नियमानुसार हम बात वही करेंगे जो रूल्स में लिखा है, और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो फिर रूल्स बनाए क्यों गए हैं। तो नियमानुसार जितनी भी कैटेगरी है उसमें 30% जो सीटें हैं समानांतर रूप से, ये मैंने आपको सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 148 सीटों का। तो ये 148 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, लाइक जिनको जितना रिजर्वेशन दिया जाता है EWS को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो 51 सीटें अनरिजर्व में आती हैं। ST जो नॉर्मल ST हैं उनमें 44 सीटें आती हैं, स्पेशल ST में 2 सीटें, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो नियमानुसार ये जो होता है, ये आपका जो आरक्षण है इसमें भी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल फीमेल को 30% जो सीट है ना, 30% सीटें इसमें से समानांतर आरक्षण दी जाती हैं, ये एश्योर करने के लिए कि टोटल जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें कम से कम 30% संख्या फीमेल्स की हो, लड़कियों की हो। ये अच्छा भी है, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये पैरेलल रिजर्वेशन है, कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं होता, समानांतर रूप से होता है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5% सीटें हैं, सैनिक के लिए 3%। तो जब सीटों को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा कि सभी श्रेणी में, नियम में ये लिखा हुआ है कि सभी श्रेणी में फीमेल को 30% आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या पिछले वर्ष EWS में फीमेल को 30% का समानांतर आरक्षण दिया गया था, या क्या इस वर्ष दिया जाएगा? इसलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ। तो यहाँ पे नो क्लास की सीटें अनरिजर्व के लिए 32 आती हैं, फीमेल के लिए 15 सीटें होती हैं, फिजिकल हैंडीकैप 2 सीटें, सैनिक के लिए 1 और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट आती है। ऐसे ही सभी में मैंने नो क्लास, फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप का दिया हुआ है, जो कि लास्ट ईयर भी दिया गया था। ये बात अलग थी कि सीट मैट्रिक्स में थोड़ा गड़बड़ था और यहाँ पे कुल 130 सीटों को ही स्टेट कोटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, EWS को छोड़ दिया गया था। बट दिस ईयर क्योंकि PG की सीटें अलॉट हुई हैं नए सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर नियमानुसार देखा जाए तो CGDME जो है ऐसे सीट मैट्रिक्स देने वाला है, और अगर नहीं देता है तो डेफिनेट सी बात है कि कोई ना कोई काउंसलिंग में स्टे ले लेगा, जिससे कि काउंसलिंग और डिले हो जाएगा। रूल्स यही कहता है। तो यदि EWS की 14 सीटें होती हैं, 10%, 10% ऑफ टोटल 148, 14 सीटें होती हैं, तो क्या इसमें 30% फीमेल को समानांतर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? 30% उसका निकालेंगे तो समथिंग 4 सीटें हो जाती हैं और 10 सीटें नो क्लास EWS में जाना चाहिए। तो अब आप देखिएगा जब सीट मैट्रिक्स आता है, और यही नियम है स्पष्ट रूप से
पीएमटी रूल 2018 में, जो कि CGDME की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, साथ ही साथ में चिप्स के वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, ये लिखा गया है कि 30% क्षैतिज आरक्षण फीमेल्स को या गर्ल्स को दिया जाना चाहिए सभी श्रेणियों में। तो जब EWS को भी आप एक श्रेणी मान रहे हैं और 10% अलग से आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या इसमें भी फीमेल को ये सीट नहीं मिलनी चाहिए? डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी ये मिलना चाहिए। तो ये हो गई आज की पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग आ जाते हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा एग्जिट कर लेते हैं एंड देन कम टू द फाइल। काउंसलिंग एंड सबसे पहले बात करते हैं रिम्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो रिम्स मेडिकल कॉलेज है इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो टोटल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी हम लोग मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ में जो रिम्स का जो नया फीस स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। लास्ट ईयर तक जो फीस था वो लगभग 10,25,000 के आसपास था, और इस वर्ष फीस थोड़ा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये आपको बैंक गारंटी, इस प्रकार से बैंक गारंटी जो भी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो मैनेजमेंट सीट से ले रहे हों या फिर गवर्नमेंट सीट से ले रहे हों, तो उन्हें एक बैंक गारंटी देनी होती है। उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और ये बैंक गारंटी, ठीक है, 31 दिसंबर 2026 तक के लिए रहने वाला है। तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बैंक गारंटी जो होता है ट्यूशन फीस का ही बनाना होता है आपको, ठीक है, और पूरा कंप्लीट फीस का नहीं बनाना होता है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है जो नया आया हुआ है रिम्स का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस हैं। लास्ट ईयर मैंने कहा था इसकी फ़ीस लगभग 10,000 में कहाँ प्राइवेट, 10,000 में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता। तो 10,25,000 के आसपास थी, जो कि अब बढ़ के हो गई है 11,43,156 रुपये। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ट्यूशन फीस है 6,01,56 रुपये। कॉशन मनी 20,000 वन टाइम देना है, हालांकि ये रिफंडेबल होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस है 1,10,000 रुपये। स्टूडेंट वेलफेयर, स्पोर्ट्स जिम वगैरह का ये हर वर्ष आपको देना है। ये जिसमें एनुअल लिखा है वो आपको हर साल देना है, और जिसमें वन टाइम लिखा है आपको सिंगल टाइम पे करना है। यूनिफॉर्म, ID कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड के लिए 15,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ आपको लगेंगे। एडमिशन फॉर्म की फ़ीस है। इसके अलावा है ना, ये वन टाइम देना है, यूनिफॉर्म का भी वन टाइम देना है। हॉस्टल एंड मेस का जो फीस है 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा अदर जो कल्चरल एनुअल एक्टिविटीज़ होंगे, इसको भी एनुअल आपको 45,000 देना है। और कौशल प्रयोगशाला शुल्क जो है ये 58,000 रुपये एनुअल आपको देना है। तो इस तरीके से एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको टोटल अमाउंट जो लगने वाला है ये 11,43,156 रुपये का लगेगा। ठीक है, अब चाहे आप एडमिशन गवर्नमेंट कोटा से ले रहे हों या मैनेजमेंट कोटा से ले रहे हों, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, हर कंडीशन में आपको ये सेम फीस पे करनी होगी। तो ये आपका रिम्स का न्यू फीस स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। 2 डिमांड ड्राफ्ट आपको सेपरेटली बनवाने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट है आपको DD के थ्रू करना है। 8,93,156 रुपये का DD बनवाना है एक, और दूसरा जो DD रहेगा ये इसमें मेंशन रहेगा प्रॉपर, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी कॉल के नाम से रायपुर में पेबल होना चाहिए। दूसरा जो DD है 2,50,000 का, ये 2 DD के फॉर्म में आपको देना है। ठीक है, और जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ट्यूशन फीस रहेगी, ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फीस, बाकी चीज़ें भी उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी, $35,000 पर ईयर रहेगी। आप इसको 74 से अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको टोटल इंडियन करेंसी में ये फीस पता चल जाएगा। तो नोट करने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में रिम्स की भी फीस बढ़ चुकी है। शंकराचार्य का जो अभी फाइनल फीस रिवील नहीं हुआ है, बट मैं आपको एक बता दूंगा एस्टिमेट कि इतनी फीस होने वाली है शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की। तो ये आप इसका दिस एकेडमिक ईयर का देख सकते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ में बैंक गारंटी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वापस से बालाजी इंस्टीट्यूट का। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बालाजी इंस्टीट्यूट की फ़ीस आपको बताई हुई है, तो ये आपको बालाजी इंस्टीट्यूट की जो फीस है उसके बारे में बैंक गारंटी आपको यहाँ पे भी देना है। ठीक है, बालाजी इंस्टीट्यूट में भी देना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पहले से आप DD नहीं बनवाएंगे। जब आपका कंफर्म हो जाए कि आपको एडमिशन लेना है,
अलॉटमेंट लेटर आ जाए और आप तय कर लें कि मुझे एडमिशन लेना है, तभी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं। ठीक है, उसमें आपको कॉलेज का नाम भी मेंशन करना होता है और जिस नाम से आपको फीस पे करनी है वो भी मेंशन करना होता है। बैंक गारंटी भी आफ्टर अलॉटमेंट ही बनवाना होता है, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो पहले से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से डीडी बनवा लो आप, किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई आपको ये कॉलेज मिल सकता है तो आपने डीडी बनवा लिया, ऐसा नहीं करना है। आप मिलने दीजिए, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। तो बैंक गारंटी आपको बालाजी में भी पे करना है। अब बात करते हैं यहाँ की जो फीस है, ट्यूशन फीस की बैंक गारंटी लगती है। ठीक है, तो ये देखिए आपको है ना, ये फीस देना है 9,25,156 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट, और दूसरा जो होगा आपका, ठीक है, 2 लाख रुपए का। तो टोटल है 11,25,156 रुपये। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रायपुर में इस वर्ष खुला है, ये पहला सेशन है इनका, इसलिए इनकी फ़ीस जो है 11, हालांकि फ़ीस बढ़ाने की शुरुआत इन्होंने ही की है, 11,25,000 रुपये। शुरुआत में ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा फीस इनकी ही होने वाली है, लेकिन इनसे ज़्यादा फीस रिम्स वालों ने कर दी, और उससे ज़्यादा फीस जो होने वाली है शंकराचार्य की होने वाली है। तो एक अनुमानित जो मुझे पता चला है फीस, मैं शंकराचार्य का भी आपको शेयर करूँगा। साथ ही साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसमें मेंशन है, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें से बता देता हूँ। जैसे कि आपको डीडी ये 2 बनवाने हैं, अलग अलग मेंशन किया गया है किसके नाम से बनवाना है। तो टोटल जो इनकी फ़ीस है ये पता चल गई आपको कि 11,25,000 के पास रहने वाली है। साथ ही साथ में आपको 6,45,156 रुपये का बैंक गारंटी भी बनवाना है। फॉर्मेट लगभग सेम रहता है, जो कि रिम्स का, शंकराचार्य का या फिर बालाजी का, तीनों का एक रहेगा, लेकिन आप एडमिशन कंफर्म हो जाए उसके बाद ही बैंक गारंटी बनवाएं। इसके बाद आपको लगेगा अलॉटमेंट लेटर, जो कि CGDME रिलीज़ करेगा जब आपको रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाएगा। नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का मार्कशीट है, आपका 10th का मार्कशीट है, और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको सेपरेटली आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा आपकी एज प्रूफ के लिए। देन 12th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लास्ट टाइम आपने कौन से स्कूल से किया है या कॉलेज से किया हुआ है, वहाँ से जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी सबमिटेड। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई बार क्या होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में भी कैरेक्टर मेंशन रहता है कि आपका जो चरित्र था वो बहुत ही अच्छा था, तो आप अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप पहले किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अगर उस स्थिति में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको सबमिट नहीं करना पड़ता। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लाइक आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन कर लिया था, अब वहाँ से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और अदर स्टेट के हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। गैप सर्टिफिकेट, क्लास 12th पास करने के बाद यदि आपने कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं किया, आप प्योर ड्रॉप लेके गैप करके, मतलब उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में आपने कहीं पे कुछ भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट ये नोटरी से बन जाता है। बहुत ही साधारण सी चीज़ है, और ये भी आप तब बनवाएं जब आपको अलॉटमेंट हो जाए। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है इसका, आराम से बन जाता है नोटरी से किसी भी, है ना। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनको नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनको नहीं लगेगा। ये डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए ही एप्लीकेबल है जो किसी पर्टिकुलर ST SC OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट का तो यहाँ पे चलता भी नहीं है। अगर आप OBC हैं, है ना, तो इनकम सर्टिफिकेट, वैसे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, जिनकी अच्छी खासी इनकम है वही एडमिशन लेते हैं। तो फिर भी OBC के थ्रू अगर आपने सीट लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोटा का या मैनेजमेंट कोटा का, OBC के माध्यम से आपने सीट लिया है, तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल वैसे ही सबमिट करना पड़ेगा जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करना पड़ता है। बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट, तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से, या फिर जिस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। ये 1 से 2 दिन समय लगता है इसको बनवाने में, बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 दिन समय लग जाता है। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट के जो भी जिला अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ के भी मेडिकल बोर्ड से एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो चल जाएगा। इसके अलावा ID कार्ड में आपको आधार कार्ड स्टूडेंट का और पेरेंट्स का भी लगेगा, पैन कार्ड स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, अगर स्टूडेंट का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो पेरेंट्स का चल जाएगा। इसके अलावा जो डिसकंटिन्यूएशन या ब्रेकेज बॉन्ड होता है कि आप जो बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं, कोर्स के दौरान छोड़ देते हैं, तो आपको ये ब्रेकेज बॉन्ड भी देना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट भी CGDME के साइट से आपको मिल जाएगा, CGDME.in के साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन इसके अलावा करेक्टनेस ऑफ एक एफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा कि सारे डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं वो सही हैं,
किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी गलत या नहीं है। 10 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लगेंगे जो कि कलरफुल हो। तो लगभग ये सेम डॉक्यूमेंट आपको शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लगने वाला है। साथ ही साथ में ये आपको रिम्स और बालाजी में लगभग डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अंडरटेकिंग आपको करा के एक नोटरी से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फीस किसका, बालाजी इंस्टीट्यूट का, जो मेन हमारा उद्देश्य था। मैं थोड़ा सा वाइट पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और शंकराचार्य की फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। तो एक रफली आप देखिए कि बालाजी की जो फीस आ रही है, मैं रफली कह रहा हूँ 11,25,000 समथिंग आ रही है। रिम्स की जो फीस आ रही है इससे भी बढ़ के आ रही है, ठीक है। रिम्स की फीस इससे क्या है, बढ़ के आ रही है। शंकरा SSIMS इनकी जो फीस है लगभग मैंने सुना है कि 11,90,000 के आसपास रहने वाला है। शंकराचार्य SSIMS की जो फीस है 11,90,000 होने वाला है। ये अपडेट फाइनल नहीं हुआ है, अभी कोई फाइनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है SSIMS की फ़ीस। तो ये तीनों का फीस स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ध्यान रखिएगा आपको कहीं भी अभी कोई भी फीस का डॉक्यूमेंट नहीं, फीस का DD नहीं बनवाना है। किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए आप पहले से DD नहीं बनवा सकते। जब आपको कॉलेज प्रॉपर अलॉट हो जाए, जब आपने फाइनल कर लिया है कि आपको एडमिशन लेना है, उस अवस्था में आपको DD बनवाना है। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे, चाहे मैं बात करूँ रायपुर की या बिलासपुर की या जगदलपुर की, राजनांदगांव की, रायगढ़ की, अंबिकापुर की या कांकेर की, तो अभी तक इनकी जो फीस रही है ये 50,000 रही है। देखिए इसमें लेकिन 2 DD बनवाना है होता है आपको। एक DD 40,000 रुपये का लगता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप व्यवस्था कर लें, ठीक है। और दूसरा लगभग होता है 10,000 का। अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है, हॉस्टल, तो आपको सालाना 3500 रुपये अलग से देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टोटल फीस 50,000 रहेगी, जिसमें से 40,000 रुपये का एक DD लगता है और 10,000 का एक, और ये डीन के नाम से आपको DD बनाना होता है। ये सारी चीज़ें आपको अलॉटमेंट लेटर में मिल जाएंगी। जैसे ही अलॉटमेंट स्टार्ट होगा तो वो ये सारी चीज़ें कि कौन से कॉलेज में कहाँ पे आपको DD बनवाना है और किसके नाम से बनवाना है, तो इतनी व्यवस्था आप लोग करके रखिएगा। चलिए, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो की शुरुआत हमने सीट मैट्रिक्स से किया था, और हमने आपको कहा था कि जो सीट मैट्रिक्स है वो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि नियमानुसार जो सही है वही चीज़ होना चाहिए, अन्यथा नियम बनाए ही क्यों गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।